नमस्कार। आज की बात के इस अंक में मैं कुलदीप हिरान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की बात में हम बात करने जा रहे हैं आज से कानून की बदली परिभाषा के बारे में। दर्शकों, आज देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत वर्तमान कानून व्यवस्था में किस तरह के परिवर्तन नजर आएंगे और आने वाले समय में कानून को किन शब्दों से परिभाषित किया जाएगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में चर्चा के लिए मेहमान के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर रमेश छास्ता जी, आईपीएस अधिकारी, और वर्तमान में सराप एसआईयू में तैनात हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आपका विधि में ही आपकी पीएचडी है और आप उसी कार्य के लिए पूरे प्रदेश भर में जाने जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्कार। तो सर, इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू किया जाए, सबसे पहले इन तीनों आपराधिक कानूनों पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि किस तरह से ये कानून जो है बदलाव की ओर अग्रसर हैं। देखिए, जैसा कि आपने कहा, आज जो तीनों क्रिमिनल लॉज है वो आज लागू हो चुके हैं। जी सर। मेरा ये मानना है कि जो समय के साथ परिवर्तन की आवश्यकता थी, वह सभी परिवर्तन इन कानूनों में परिलक्षित हो गए। जी सर। और मैं ये मानता हूँ कि जो इन कानूनों का जो उद्देश्य है, जैसा कि नामों से लग रहा है कि अब जो है इंडियन पेनल कोड जो है वो भारतीय न्याय संहिता कहलाएगी, और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो अब जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। तो नामों से ही लग रहा है कि अब जो हमारा जो फोकस है वो न्याय की तरफ हम करने का एक प्रयास किया है, और मैं सोचता हूँ कि इसमें शायद हमें जो अपेक्षित नतीजे हैं वो सामने आएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि इंडियन पेनल कोड जो है भारतीय जो दंड संहिता थी, जी सर, अब हम दंड से न्याय की तरफ जो है एक जो हमारा आउटलुक है उसको जो बदलने का प्रयास है वो हम इन कानूनों में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, दीज आर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। उदाहरणतया जब दो लोगों के बीच में कोई अपराध होता है, उदाहरण के तौर पे जैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, किसी एक का जो है सिर फट गया, बाजू टूट गई, या उसके ऊपर कोई जो है तीखा किसी जो है चाकू से वार किया है, तलवार से वार किया है, तो आमतौर पे जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज होता है। मान लीजिए कि दो व्यक्ति है, एक का नाम जो है शेर सिंह है, दूसरा मोहर सिंह है। मोहर सिंह ने शेर सिंह जी पे हमला किया और शेर सिंह को जो है चाकू से मारा। तो मुकदमा जो है मोहर सिंह जो शेर सिंह के खिलाफ मुकदमा हुआ है, जो कि अक्यूज्ड है, जो अपराधी है, वो जब क्रिमिनल लॉ में मुकदमा लड़ा जाएगा वो मोहर सिंह वर्सेस शेर सिंह नहीं होगा, बल्कि वो सरकार बनाम शेर सिंह होगा। मोहर सिंह वर्सेस स्टेट उसे हाँ, जो स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड। ओके सर। उसका कारण ये है कि जो आज की मॉडर्न पॉलिटिकल स्टेट है उसकी जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है वो नागरिकों की सुरक्षा है। जो इसका जो सबसे बड़ा जो आज की स्टेट, या जिसको आप सरकार कहे, स्टेट का जो दायित्व है वो लोगों की जो है सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसलिए जो ऑफेंसेस जो है अगेंस्ट बॉडी होते हैं, अगेंस्ट प्रॉपर्टी होते हैं, वो इंडिविजुअल के खिलाफ ना मानकर स्टेट के खिलाफ माने जाते। तो इस लिहाज से जो है, जो आप एक इंडिविजुअल जो अपराधी है उसको जो पहले जो जिसको आप इंडियन पेनल कोड कहते थे, भारतीय दंड संहिता थे, उसको दंड तो एक बात है, लेकिन जो विक्टिम है उसको न्याय मिले। तो जो न्याय का जो दायरा है वो बड़ा है, बृहद है। तो शायद उस दायरे को जो है अचीव करने की तरफ जो है ये एक कदम है, और मैं सोचता हूं कि इसमें सफलता मिलेगी। सर, न्याय शब्द की जो परिभाषा है, क्या पहली बार इसी
कानून के तहत अब दुनिया को सामने आकर देखने को मिलेगी? क्योंकि इससे पहले जो सज़ा का प्रावधान था उसमें दंडात्मक प्रक्रिया माना जाता था कि ब्रिटिश कालीन जो जितने भी कानून बनाए गए, जितने भी कानून लिए गए, उनमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है वो क्या गुलामी की परिचायक थी? इस तरह से इसको देखा जा रहा है? देखिए, क्रिमिनल लॉ में जो है ये दंड और न्याय, इनको आप कहेंगे कि ये जो है ना चोली दामन के साथ वाले शब्द है, एंड समटाइम्स दे आर इंटरचेंजेबल ऑल्सो। जब अपराधी को सज़ा नहीं मिलेगी, दंड नहीं दिया जाएगा, तो समाज जो है शायद उसे न्याय के रूप में नहीं देखेगा। लेकिन जितना जो है जो विक्टिम होता है, जो कंप्लेनेंट होता है, वो सिर्फ दंड तक ही इसको देखता है, लेकिन एज अ स्टेट न्याय का जो दायरा उससे बहुत बड़ा है। इसीलिए इस जो हमारे जो नए अभी परिवर्तन आए हैं, इसमें कंप्लेनेंट के साथ साथ, जैसे हम एफआईआर की कॉपी जो है, जो प्राथमिकी दर्ज होती है अपराध के बाद जब थाने में केस दर्ज होता है, उसकी जो कॉपी निःशुल्क पहले जो कंप्लेनेंट को दी जाती थी, अब वो कंप्लेनेंट के साथ साथ वो जो है विक्टिम को भी दी जाएगी। तो अब कहीं ना कहीं जो अभी तक हमारे जो क्रिमिनल लॉ सिस्टम में जो विक्टिमोलॉजी का जो कंसेप्ट थोड़ा एब्सेंट था, वो इनकॉर्पोरेट हुआ है। हालांकि कुछ स्पेशल लॉज में, स्पेशली जो है SC/ST एक्ट में पहली बारी हमने विक्टिमोलॉजी की बात की है, विक्टिम कंपनसेशन की बात की है। अब वो दायरा बढ़ रहा है, सिर्फ हम अब दंड तक ही सीमित नहीं रहेंगे, जो विक्टिम का जो रिड्रेसल है उसके मोड्स भी बढ़ेंगे। ऐसी हम जो है ये नए कानूनों में जो है ऐसी जो है कोशिश है और ऐसी ही जनता की अपेक्षाएं भी है। जी, अगला सवाल सर, जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्या FIR के तौर तरीकों में किसी तरह का बदलाव इन 3 नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से देखने को मिलेगा? देखिए, जो मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे देख रहा हूँ और कुछ जगह जो है इवन प्रिंट मीडिया में भी मैंने देखा है, कई जगह ऐसी चर्चा है, ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि अब जो है FIR दर्ज करने से पहले जो है पहले कंप्लेंट जो है वो मतलब कंप्लेंट जो है उसको पुलिस कंसीडर करेगी, उस कंप्लेंट के वेरिफिकेशन के बाद FIR दर्ज होगी। लेकिन जो प्रावधान आए हैं, जो पहले हम 154 में FIR दर्ज करते थे, 173 के जो प्रोविजंस आए हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बिल्कुल एक स्ट्रिक्टली एज पर द लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन देखें, द लॉ इज कि अभी भी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो संज्ञेय अपराध है, जो आपके क्रिमिनल लॉ जो ऑफेंसेस होते हैं, जनरली दे आर ऑफ 2 कैटेगरीज, few of them are non-cognizable and rest of them are cognizable offenses. और cognizable offenses में पुलिस has the power to investigate without the orders of the magistrate. तो जिसको हम FIR कहते हैं वही अपराध होते हैं जो संज्ञेय है, मतलब थोड़े गंभीर अपराध में जो है कह सकता हूँ आम आदमी की भाषा में। तो अभी भी FIR में जो उसके जो कंटेंट है 173 सबसेक्शन 1 के, वो यही कहते हैं कि जहाँ पे जो है डिस्क्लोजर, यानी कि जो आदमी आया उसने अपने जो कंप्लेंट लिखाई, उस कंप्लेंट के हिसाब से जो उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो ये रिवील करते हैं, वो ये डिस्क्लोज करते हैं कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उसमें हर हाल में FIR दर्ज की जाएगी। हमारे देश का ये सेटल लॉ है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको FIR दर्ज करनी ही पड़ेगी, पुलिस के पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। बिकॉज इट इज सेड दैट द व्हील ऑफ व्हाट यू कॉल इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज सेट इन मोशन ओनली बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। जब एक बार FIR दर्ज होती है उसके बाद बाकी की प्रक्रियाएं जो है शुरू होती है। जी सर, बाय दिस लॉ ये कहा जा रहा है कि इंक्वायरी बिफोर पुटिंग अप FIR होगी, तो वो किस तरह से उसकी नहीं, इंक्वायरी बिफोर FIR जो है, ऐसा नैरेटिव्स जो है कुछ जगह चला है, कुछ ऐसी चर्चाएं हो रही है, लेकिन जो FIR का प्रावधान है उसका जो सबसेक्शन 1 है उसमें एक मैंडेटरी वर्ड है शैल, कि जहाँ पे कोई आदमी थाने में आता है और वो जो अपनी स्टोरी बताता है, जो फैक्ट्स बताता है, उसके बाद जो है जो उसका जो मतलब उसके जो तथ्य बनते हैं, दे आर डिस्क्लोजिंग कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, हम उसमें FIR दर्ज करेंगे, ये मैंडेटरी है। जो आप कह रहे हैं इंक्वायरी की जो बात है, इसका जो अगला प्रावधान है 173 जी, 173 सब क्लॉज 3, उसमें ये जरूर कहा गया है कि कॉग्निजेबल केस में
जहां जो है एसएचओ को ये लगे कि इन्वेस्टिगेशन पे प्रोसीड करने से पहले, उसमें कहा गया है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ 175 सीआरपीसी दिस BNSS, उसमें यह कहा गया है कि मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले अगर एसएचओ को यह लगे कि प्राइमा फेसी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बन रहा है, ये थोड़ी समझने की बात है। प्राइमा फेसी जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस बनने की बात और एफआईआर के क्लॉज 1 में उसके जो है डिस्क्लोजर, ये दो अलहदा बातें हैं। एफआईआर जब आप दर्ज कर रहे हैं सिर्फ वहां डिस्क्लोजर काफी है। जब आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू करना है, मान लो उदाहरण के तौर पे कोई एक व्यक्ति थाने में आता है, वो कहता है कि मेरी दुकान से जो है 50 करोड़ का सामान की जो है चोरी हुई है जी। तो क्योंकि वो जब वो लिखित में दे रहा है तो वो साइंड होगा, अगर वो वर्बली बोल रहा है तो हम उसको जो है राइटिंग में रिड्यूस करेंगे और फिर उस पर उनके सिग्नेचर होंगे। तो वो जो वो कंटेंट बोल रहे हैं अगर वो डिस्क्लोज कर रहे हैं तो हम उस वक्त हम उनको ये नहीं कह सकते इनिशियल स्टेज पे कि आप जो लिखा रहे हैं वो गलत है। लेकिन वो अगर ये बोलते हैं कि 50 करोड़ की चोरी हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, उसके बाद जब एसएचओ जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, जो कि उनका 175 में जो है मैंडेट है, तो उससे पहले अगर उनको लगे कि प्राइमा फेसी मुझे लगता नहीं है कि इतनी छोटी दुकान है, इसमें 50 करोड़ का जो है सामान कैसे चोरी हुआ है, तो उस सूरत में वो अपने से सीनियर ऑफिसर डीएसपी से जो है अप्रूवल लेके 14 दिन में ये इंक्वायरी कर सकते हैं कि ये प्राइमा फेसी क्या जो डिस्क्लोजर है, क्या ये प्राइमा फेसी केस बन रहा है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, उदाहरण के तौर पे मैं छोटा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि वो देख सकते हैं कि दुकान की कितनी कैपेसिटी है, उनका स्टोर कहाँ है, गोडाउन कहाँ है, जो परचेज के बिल्स क्या है, ट्रांसपोर्टेशन जो है किस माध्यम से आई है। जब उनको लगेगा कि 50 करोड़ बोल तो दिया है, इतना तो सामान ना खरीदा था, ना आदमी की कैपेसिटी थी, ना जो है उसमें जो है कहीं स्टोर करने की उनके पास इतनी जगह थी, तो वो ये कह सकते हैं कि प्राइमा फेसी जो वहां पे जो उन्होंने एफआईआर में लिखाया है वो लगता नहीं है कि 50 करोड़ की चोरी हुई है। तो उस सूरत में वो 14 दिनों में इंक्वायरी करके ये कह सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की जो है फर्दर जरूरत नहीं है, उस केस को वहीं पे बंद किया जा सकता है। ऐसा इसलिए हुआ है, मैं बताना चाहूंगा कि एक जो है हमारे देश में ये कॉमन नोशन था कि झूठे केस जब दर्ज कर तो देते हैं लोग, क्योंकि 154 जो पहले आईपीसी का सेक्शन था उसमें सीधी सी बात थी कि जो मैं भी कह रहा हूं आपको कि जहां पे डिस्क्लोजर है वहां आपको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, लेकिन वो आदमी के गले में एक फांस बन जाती थी, चाहे झूठा मुकदमा है वो आसानी से खत्म नहीं होता था जी। उसमें पुलिस कैंसिलेशन बनाएगी, कैंसिलेशन के बाद का भी प्रोसेस था कि फिर कोर्ट में कंप्लेनेंट को बुलाया जाएगा, और जब तक कंप्लेनेंट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से एग्री नहीं करेगा तब तक वह कैंसिलेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। आदमी ने पासपोर्ट बनाना है, आदमी की नौकरी का मसला है, जहां पे जो है एक बार एफआईआर दर्ज हो गई तो वो जो है वो एफआईआर हमेशा जो है उनके रिकॉर्ड के साथ चलेगी। तो इसलिए इसमें ये प्रयास किया गया है, और मैं मानता हूं कि पुलिस के हाथ में एक बेहतर हैंडल आया है कि जो झूठे केस है वो 14 दिन के अंदर ही उसके बारे में प्राइमा फेसी नहीं बनते, वहां बंद कर दिए जाए, ताकि आदमी को जो है अननेसेसरी हैरेसमेंट ना हो। तो ये भी जो हमारी जैसे चर्चा हुई थी, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, तो ये भी जो है एक न्याय की तरफ का कदम जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल सर, बिकॉज यू सी अल्टीमेटली वो कैंसिलेशन बन रही है, 2 साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं, कोर्ट की एक्सेप्टेंस करते करते 5 साल का समय हो रहा है, तो आदमी तो 5 साल एक झूठे केस की वजह से परेशान हुआ है ना जी सर। तो वो दैट अगेन द मैगजिम दैट जस्टिस डिलेड इट जस्टिस डिनाइड, हालांकि वो केस था ही नहीं, झूठा दर्ज था, लेकिन आदमी को जो इतनी परेशानी हुई, अगर उसको हम 14 दिन में खत्म करते हैं तो मैं सोचता हूं ये जो न्याय की तरफ जाने का जो एक प्रयास है उसकी तरफ ये एक पहला कदम होगा जी। यानी कि तारीख पे तारीख अब और ज़्यादा नहीं चलने वाला है, ये एक ओल्ड नैरेटिव था, इसके जगह पर एक जो अब नया ट्रेंड जो सेटअप करेंगे वो फास्ट ट्रैक, सो कॉल्ड फास्ट ट्रैक अगर देखा जाए, इसका अंतर किस तरह से देखने को मिलेगा? क्योंकि भारत में लगभग 5 करोड़ से अधिक मामले अभी भी लंबित पड़े हैं, उसमें से लगभग 60% मामले ऐसे हैं जो लगभग पिछले 30 सालों से पेंडिंग है, या वो रेवेन्यू से जुड़े हुए हैं, फिर चाहे वो क्रिमिनल उसमें केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो इन मामलों को सुलझाने के लिए, सलटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या नए आपराधिक कानून फ़ायदेमंद होंगे? नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा हमको डिस्टिंक्शन देखना होगा। जो मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं उन केसेस की बात कर रहा हूँ कि जो पुलिस के पास ही झूठे मुकदमे जो है दर्ज होते हैं जी जी, तो उसको भी बंद होने में सालों साल लग जाते थे। जो आप प्रश्न कर रहे हैं, इसका प्रश्न जो है अल्टीमेटली जो है
जो पेंडेंसी इन द कोर्ट्स है। जी सर। पेंडेंसी इन द कोर्ट्स में भी मैं समझता हूँ कि ये जो बदलाव हुए नए कानूनों में, इसमें विशेष तौर पे जो है चीज़ों को जो है समयबद्ध करने की भी कोशिश की गई है। उसके अलावा जो है इन्वेस्टिगेशन को और तेज़ी से किया जा सके, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो आपका एविडेंस है जी। उसको जो है प्राइमरी एविडेंस जो है अब कंसीडर किया जाएगा। उससे भी थोड़ी जो अन्वेषण का काम है, इन्वेस्टिगेशन का काम है, उसमें तेज़ी आएगी। और इसके अलावा जो है अब जो है बहुत सारे जो ट्रायल के दौरान में जो केसेस है जिसके लिए अक्यूज दूर है, आता नहीं था, या हमारे जो प्रिजन्स में लोग हैं उनको एस्कॉर्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था, अब वीडियो के ज़रिए जो है, आप वीडियो कॉल के ज़रिए जो है अक्यूज को जो है उसके सामने अक्यूज अगर नहीं भी है तो उसके सामने ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है, या फिर जो है विटनेसेस की भी जो है वीडियो के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू जो है, डिजिटल मोड के थ्रू जो है गवाही करवाई जा सकेगी। तो इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रोसेस है कोर्ट्स का उसको भी इम्पेटस मिलेगा और निस्संदेह उसके डिस्पोजल में जो है तेजी आएगी। जी सर, आपने डिजिटलाइजेशन की इसमें बात कही, डिजिटलाइजेशन की ओर एक और कदम इसमें EFIR की भी इसमें बात की जा रही है। EFIR एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे शुरू कर दिया गया है। क्या EFIR पहले से चला आ रहा है? EFIR के तहत किस तरह के फ़ायदे आम आदमी को मिलेंगे अगर एक व्यक्ति कानून की शरण में जाना चाहता है? देखिए, अगर मैं वही कहूँगा, इफ़ आई गो टू द वर्बेटम प्रोविजंस ऑफ द लॉ, तो EFIR में जो है ये है कि आप कहीं भी है, जितने मर्जी दूर है, जिस मर्जी कोने में है, वहाँ से आप जो है मेल के जरिए किसी भी जो है डिजिटल माध्यम से जो है साधारण अपनी FIR जो है दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन उसमें जो राइडर है वो ये है कि आपको 3 दिन में आकर उसको जो है साइन करना पड़ेगा जी, फिजिकली। लेकिन ये मददगार उस सूरत में ज़रूर होगा कि जहाँ पे कोई जो है एक बहुत बड़ी क्राइसिस है, लेट अस से फॉर एग्जांपल कि कोई जो है किसी की जो है बच्ची जो है अबडक्ट कर दी गई है जी, लेट अस से शी इज़ इन अ व्हीकल, वो कार से अपने पेरेंट्स को एक कॉल मैनेज करती है या एक मैसेज मैनेज करती है कि मुझे अबडक्ट कर दिया गया है, मैं फ़लानी गाड़ी में हूँ, फ़लानी जगह हूँ, मुझे बचाओ। जी सर। लाइक दिस, अगर वहाँ से पेरेंट जो है उसकी इस इंफॉर्मेशन के अलावा अपनी जो भी उनको कंप्लेंट करनी है उसको लिख के जो है भेजते हैं, तो वो EFIR जो है उसको इमीडिएटली जो है पुलिस ट्रीट करेगी। ये अलहदा बात है कि उसको जो है 173 या जो प्रीवियस 154 का जो प्रोविजन है जिसमें FIR को जो है साइन होना है, वो साइन होने का उसमें 3 दिनों का समय है जी। लेकिन ऐसी इमरजेंसी के केसेस में उस पर इमीडिएटली जो है पुलिस एक्ट कर सकती है। और ऐसी सूरत में, हालांकि इस पर भी चर्चा हो रही है हमारे बीच में भी, जो पुलिस के हमारे अपने सर्कल्स है, कि उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, जब 3 दिनों के बाद जो है साइन तो करनी है तब तक उस पर कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यू सी FIR in the form of 173 now, or which was earlier 154, which is to be signed, is one aspect to proceed on the investigation. लेकिन उसके अलावा जो है FIR is also information first in point of time. तो उसमें जो है पुलिस इमीडिएटली एक्ट करेगी। अगर कहीं जैसे लड़की ने लोकेशन दी है, वो अबडक्शन के जो है उसको कहीं ले जा रहे हैं, वो नाका लगा के गाड़ी रोक ली जाती है, उसको जो है रेस्क्यू किया जाता है, जो अपराधी है उनको पकड़ा जाता है, तो उस सारी प्रक्रिया में जो पुलिस की टीम जाएगी टू मेक नाउ FIR एज पर द प्रोविजंस ऑफ 173 विच इज टू बी साइंड। तो इन सच अ केस पुलिस विल बिकम द कंप्लेनेंट, बट द पर्पज विल बी अचीव्ड बिकॉज हियर द पर्पज वाज to immediately rescue the girl and apprehend the criminals. दूसरी सूरत में बताता हूं जिसमें मान लो कोई एक ऐसा कोई लैंड डिस्प्यूट का मामला है, या कोई बोलता है कि मेरे घर में जो है कोई जो है कब्जा कर चुके हैं, इस तरह के जो ऑफेंसेस है जिसमें जो है इट इज़ नॉट द अर्जेंट यू सी एक्शन रिक्वायर्ड बाय द पुलिस, उस सूरत में जो है EFIR आपने दर्ज की है, लेकिन आपको 3 दिनों में पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। उसके कंटेंट जो है, जो एक फॉर्मेट डिसाइडेड है पुलिस का, उसके ऊपर जो है लिखने के बाद आप उसको जो है साइन करेंगे। उसके बाद फिर जो है प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जा सकता है। पर ऑफ कोर्स EFIR पुट्स पुलिस इमीडिएटली इनटू मोशन एंड रिएक्शन। ऑलराइट सर। सर, अगर BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता की अगर हम बात करें तो इसमें सेक्शन 63 एंड सेक्शन 103
के अंतर्गत अब मर्डर की जो सज़ा है वो परिभाषित की गई है। इसके अलावा इसी में मॉब लिंचिंग का भी एक नया कानून जोड़ दिया गया है। मॉब लिंचिंग को किस तरह से परिभाषित किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग की सूरत में किस तरह की सज़ा का प्रावधान रहेगा? नहीं, देखिए, ये जो सेक्शंस के जो नंबर का जो खेल है, ये थोड़ा सा वैसे परेशान करने वाला लगता है जी। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। पहले जो है मर्डर डिफाइंड था सेक्शन 300 आईपीसी में, नाउ इट इज़ डिफाइंड अंडर 101। पनिशमेंट सेक्शन जो है पहले 302 था, नाउ इट इज़ 103। अच्छा। तो वो कोई बात नहीं, उसमें इसमें जो है कंपैरेटिव जो है चार्ज 7 है। ये मोस्टली जो है ये जो सेक्शंस का जो नंबरिंग का जो है रीऑर्गेनाइजेशन है जी। क्योंकि कुछ सेक्शंस ओमिट हुए हैं, कुछ जो है वो डिलीट किए गए हैं और कुछ में बदलाव किए गए हैं, कुछ का नंबर बढ़ा है, तो वो एक नंबर जो है बदल गया है, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स जो है अभी 7 दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट ऑफ 1992। अच्छा। तो मुझे मर्डर के बारे में जो भी पूछेगा तो उसका पिनल सेक्शन 302 ही मुझे याद रहेगा। तो लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब पुलिस अपना जो है रेगुलर वर्किंग करता है, जब हम एफआईआर दर्ज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देयर इज नो बात दैट वी कांट सी द बुक्स। वो कंपैरेटिव चार्ट है, तो इसमें कोई ऐसी ना जनता के लिए परेशानी में देखता हूँ, ना मैं पुलिस के लिए कोई ऐसी परेशानी देखता हूँ। जी सर। तो लगभग जो है सेक्शंस वही है, उनके नंबर बदले हैं, उनके जो है कंटेंट्स, इंग्रेडिएंट्स पिछले वाले कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रोवाइजोज लगा के कुछ नई चीजें जोड़ी गई है। फॉर एग्जांपल, मैं आपके सवाल पे जवाब पे आ रहा हूं कि जैसे कि जो है अब जो है आपका जो मर्डर का जो पिनल सेक्शन है 103, उसके पार्ट 2 में कहा गया है, जिसको आपने मॉब लिंचिंग शब्द यूज किया गया है, प्रोबेबली दिस इज द नॉट वर्ड एग्जैक्टली यूज्ड इन द सेक्शन, बट दिस सेज कि जहां 5 से ज्यादा लोग जो है अलग अलग चीज़ों के लिए, कुछ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, रेस के नाम पे इकट्ठे होके जो है किसी का मर्डर करते हैं, जिसको हम कॉमन पार्लर में मॉब लिंचिंग कह रहे हैं। तो उनमें सभी लोगों को, जो 5 से ज़्यादा लोग हैं, तो अगर वो इकट्ठे है और लेट अस से जो जब अपराध हुआ है कि 5 नहीं 10 लोग हम कह लेते हैं, सबने किसी को घेरा, उसके बाद किसी एक ने गोली मारी, उसका मर्डर हो गया, लेकिन जो सज़ा है वो चाहे मौत की सज़ा है, चाहे लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या जो भी जो कोर्ट डिसाइड करता है, वो सज़ा सबके सबको बराबर मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि आप जब आपराधिक कृत्य में एक भीड़ का हिस्सा बनेंगे, उसमें कोई जो है मर्डर हो जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि भीड़ का हिस्सा बनना जो है बहुत महंगा साबित होगा। तो इसलिए मैं सोचता हूं जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटीज़ है, जो अपने हिसाब से कानून को लागू करने की कोशिश कर रहे थे, और हमारे देश में ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्होंने देश को शर्मसार किया है, अब उसकी कीमत जो है बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। तो मॉब लिंचिंग के ऊपर जब ये स्पेसिफिक कानून आने के बाद मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं पे ज़रूर रोक लगेगी और इसका प्रभाव दिखेगा। जी सर। सर, कानून अपने आप में इतना बड़ा विषय है कि इसे आधे घंटे की चर्चा में समेटना बहुत मुश्किल है। मुख्य तौर पर हम आज 3 नए आपराधिक कानूनों की भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक दिन में हम इसे भी पूरी तरह से ना पढ़ सकते हैं, ना समझ सकते हैं, और ना ही शायद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, थोड़े समय के बाद इसमें जो परिवर्तन रहेगा, या इसमें और किसी तरह की परिवर्तन आने की कोई उम्मीद आपको नज़र आती है? नहीं, देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो नए कानून आए हैं, आज से लागू हो गए हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे देश का जो पुलिस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस का सिस्टम है, जो पूरी न्याय प्रणाली है, वो ये सब एब्जॉर्ब करने में सक्षम है। जी। जब नई चीज़ आती है तो एडजस्टमेंट्स में ज़रा थोड़ा सा समय लगता है, और वो ऐसा नहीं है, वी आर यू सी रेजिलिएंट डेमोक्रेसी, वी विल गेट अडेप्टेड टू इट। तो मैं सोचता हूं कि ना तो जनता को कोई परेशानी होगी, ना ही हमें कोई इसको परेशानी के रूप में पुलिस इसको देखेगी। ये जिस तरह से हम पहले अपना काम कर रहे थे, आगे भी ऐसे ही काम किया जाएगा, और परिवर्तन के बाद जो है हम बेहतर जो है नतीजों की उम्मीद करते हैं, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि इससे
लोगों का जो है न्याय में विश्वास जो है वो बढ़ेगा। धन्यवाद सर। डॉक्टर रमेश शास्त्री जी, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ इस चर्चा के लिए शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय की अधिकता हमारे पास नहीं है, थोड़ी देर में समाचारों का समय शुरू हो जाएगा। तो दर्शकों, भारत के इन तीनों नए आपराधिक कानूनों के लागू होने पर ये थी हमारी एक छोटी सी पेशकश। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम इन नए कानूनों पर खुलकर और चर्चा करेंगे और इनके बारे में और बेहतर तरीके से जानेंगे। फिलहाल आज के इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।